हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। सो आज के इस क्लास में हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको वो सारे फैक्ट्स मिलेंगे, वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है यानी 1857 की क्रांति है, उसके पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। यानी प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। और इन 100 सालों में ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो भारत के लिए बहुत दयनीय थी। उसी का रिजल्ट है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। और इन पॉलिसी में अंग्रेज़ों की कौन कौन सी पॉलिसी थी जो 1857 की क्रांति को जन्म देती है, तो वो पॉलिटिकल रीज़न था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, रिलीजियस रीज़न, सोल्जर्स का अपराइजिंग होता है, और इमीडिएट कॉज क्या था, यानी अचानक से ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1857 जैसी एक क्रांति देखने को मिलती है। तो इन सब रीजन को हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पहले देखते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन था, यानी जो प्रशासनिक पद थे, वो सारे टॉप मोस्ट लेवल पे उसमें कौन बैठे थे? अंग्रेज़ बैठे थे। उसके साथ साथ इंग्लिश बिगेन टू बी प्रमोटेड ओवर पर्शियन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी जो प्रशासनिक कार्य होता था, उसमें पहले पर्शियन भाषा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से अंग्रेज़ आए तब से क्या हुआ कि पर्शियन भाषा धीरे धीरे डाउन हो गया। अंग्रेज़ों ने इंग्लिश को प्रमोट किया। अगला रीज़न था इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया बिकम अ बर्निंग इशू, यानी भारत से धन की निकासी एक प्रमुख समस्या बन गई थी। अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि जिसको भारत से धन की निकासी बोला गया, ये क्या था? दादा भाई नौरोजी की एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को मेंशन किया है। उन्होंने उस बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया कि भारत से अंग्रेज़ों ने भारत के सारे धन को कहाँ पर लेके गए? इंग्लैंड लेके गए, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी भारत के अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से नाश होना। इसमें यह था कि जो अंग्रेज़ थे वो भारत से रॉ मटेरियल को इंग्लैंड लेके जाते थे सस्ते दामों में, और इंडिया में उसको ला के बेचते थे। मतलब उससे या तो कपड़ा बना ले या उसका जो भी सामान बनाना होता था वो बना के इंडिया में ला के महंगे दामों में बेचते थे। तो इस वजह से जो अपना हैंडलूम था, जो हाथों से कपड़े बनते थे, उसका पूरी तरह से नाश हो गया। ऐसे ही तमाम चीज़ें थी जिसके वजह से ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडिया का ख़त्म हो चुका था। आगे देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉज, यानी द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड इन 1829। 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है, और उसी के साथ साथ विडो रीमैरिज वॉज इनकरेज, यानी जो विधवा विवाह था उसको बढ़ावा मिलने लगता है। ये दो रीजंस था जिसके वजह से जो इंडियंस का जो सेंटिमेंट था वो हर्ट हो चुका था। 1813 में चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें ये बोला गया कि जो मिशनरीज़ है यानी जो पादरी हैं, उनको परमिशन मिल गया कि तुम लोग इंडिया में जाके अपने रिलीजन का क्या कर सकते हो? प्रचार प्रसार कर सकते हो। यानी 1813 में मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया। याद रखिएगा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा मिशनरीज़ को यहाँ पे परमिशन मिला अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब मिलिट्री कॉज देखते हैं, जिसमें कि 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग था वो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लाता है, जिसमें ये मैंडेटरी हो गया, ये ज़रूरी हो गया कि अगर सोल्जर्स को ज़रूरत पड़ेगी तो वो समुद्र पार करके अंग्रेज़ों के लिए वो विदेश में जाके दूसरे देशों के साथ क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता थी कि समुद्र को पार करना अशुभ माना जाता था। तो इससे क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे, मैक्सिमम सोल्जर्स हिंदू थे, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ यहाँ से। पॉलिटिकल कॉज क्या था? तो एलियन नेचर ऑफ ब्रिटिश। एलियन नेचर ऑफ ब्रिटिश का मतलब कि जो अंग्रेज़ थे वो एक एलियन के जैसे थे। मतलब उनकी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आ रहे थे, इंडियंस को वो एलियन के जैसे लग रहे थे। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया, और ब्रिटिश मॉडल से इतना वो इंस्पायर था कि उसने इंडिया में नए नए तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जैसे लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम, जुडिशियरी न्यायपालिका, सिविल सर्विस और पुलिस। इन सभी सिस्टम को अंग्रेजी पद्धति पर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे लॉर्ड लिटन और कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। 1857 से पहले बहुत प्रकार की अपराइजिंग हो चुके थे, बहुत तरह के रिवॉल्ट हो चुके थे, सिविल अपराइजिंग हो चुका था, ट्राइबल्स अपराइजिंग, सोशल एंड रिलीजियस कॉज हम देख ही चुके हैं।
इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि जो 1857 की क्रांति थी वो पहली क्रांति थी, इसके पहले बहुत छोटे छोटे क्रांतियाँ हो चुकी थी। अब ब्रिटिश कंपनी का जो पॉलिसीज़ था वो एक्सपेंशनिस्ट था, यानी ये अपने टेरिटरी को, अपने एरिया को हमेशा बढ़ाना चाहते थे। उसी को देखते हुए जो वेलेस्ली था उसने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया। सब्सिडरी अलायंस क्या था, जैसे मान लीजिए कि एक राजा है किसी प्रिंसली स्टेट का, तो राजा क्या करेगा, वो खुद की आर्मी नहीं रख सकता है, ठीक है, खुद की आर्मी नहीं रख सकता और वो किसी और देश के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता है, किसी और देश के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आएगा विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, यानी अंग्रेज़ों के बिना सहमति के वो किसी और देश के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता है। और इस राजा का जो राज्य होगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा, अंग्रेज़ करेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ उसकी सुरक्षा करेंगे तो जो सोल्जर, जो सिपाही, जो सैनिक इसकी रक्षा करेंगे उसका जो पेमेंट होगा वो कौन करेगा, ये राजा ही करेगा। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। उसी के साथ डलहौजी क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, अगर आप किसी प्रिंसली स्टेट्स के राजा हैं और आपके मरने के बाद अगर आपका खुद का बेटा नहीं है तो जो आपका राज्य है वो अंग्रेज़ों का हो जाएगा। अवध वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। अवध को अंग्रेज़ों ने अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया, ये बोल के कि अवध में मिस गवर्नेंस चल रहा है, वहाँ पे सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगला था इमीडिएट कॉज क्या था, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को लाना है। इनफील्ड राइफल में क्या था, कार्टिज हैड टू बी ओपनड बाय बीटिंग ऑफ इट्स एंड विथ वन टीथ। अब कार्टिज को उसमें कैसे भरा जाता था, बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि ये बंदूक हो गया, बंदूक के सामने यहाँ पे कारतूस लगा होता था, ठीक है, और इसमें गोली भरना होता था। तो होता ये था कि ये जो कारतूस है ये किसका बना होता था, सूअर और गाय के मांस के चर्बी का बना होता था। क्यों, ताकि ये नमी को सोखता था और बंदूक खराब होने से बचाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और जो मुस्लिम धर्म है उसमें सूअर को क्या माना जाता है, नापाक माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सोल्जर्स थे उनके बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि जो कार्टिज है ये ऊपर वाला ये किसका बना हुआ है, सूअर और गाय के मांस का बना हुआ है। और ये बात अफवाह नहीं था, ये बात रियल था। तो स्टार्ट ऑफ रिवॉल्ट देखते हैं। मंगल पांडे, बैरकपुर, 29 मार्च 1857। अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर while protesting against Greece Carthage. This incident served as the initial individual spark of the rebellion. जब मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह करते हैं। बैरकपुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ से मंगल पांडे ये विद्रोह करते हैं। तो ये विद्रोह का पहला व्यक्तिगत विस्फोट था, ठीक है। ये पूरी तरह से क्रांति उभर के नहीं आई थी, ये सिर्फ मंगल पांडे के द्वारा मना किया गया था कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम कारतूस को अपने दांतों से नहीं खोलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद मेरठ में 10 मई 1857 को ऑफिशियल बिगिनिंग होता है रिवॉल्यूशन का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ से। उस समय 3rd कैवलरी के सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम लोग इस कारतूस को, इस ग्रीस कारतूस को हाथ नहीं लगाने वाले हैं। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों ने 85 सोल्जर्स को क्या किया, 85 जवानों को जेल में डाल दिए 10 सालों के लिए। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि मंगल पांडे ने क्रांति की चिंगारी सुलगाई थी, लेकिन मेरठ के सैनिकों ने उस चिंगारी को एक संगठित राष्ट्रीय विद्रोह में बदल दिया। इसलिए इतिहास में 1857 की क्रांति की शुरुआत की तारीख और स्थान हमेशा 10 मई 1857 मेरठ को ही माना जाता है, ठीक है। मेजर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट्स एंड लीडर ऑफ द रिवेलियन, यानी कि सेंटर कौन कौन सा ऐसा जगह था और कौन कौन से लोग वहाँ से इन्वॉल्व थे उसके बारे में देखते हैं। बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह जफ़र बहादुर शाह सेकेंड को इस रिवॉल्ट का लीडर बनाया गया, ठीक है। हु वॉज लीडिंग द रिवॉल्ट, जो कि इस रिवॉल्ट को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, बहादुर शाह सेकेंड। लेकिन उस समय बहादुर शाह की उम्र हो गई थी 80 साल, वो एकदम बूढ़े हो चुके थे। तो वो सिर्फ फॉर्मल और नॉमिनल लीडर ही थे, लेकिन जो एक्चुअल लीडरशिप था इस रिवॉल्ट का वो कौन थे, जनरल बख्त खान थे। तो जो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल बख्त खान कर रहे थे, ठीक है। किसके तरफ से, बहादुर शाह सेकेंड के तरफ से। बहादुर शाह सेकेंड बस नॉमिनल थे, लेकिन जो रियल एक्चुअल लीडर थे वो जनरल बख्त खान थे। अब प्लेस देखते हैं कि जहाँ से ये रिवॉल्ट हुआ और कौन कौन उसमें शामिल था और अंग्रेज़ों के साइड से कौन उनसे लड़ाई लड़ रहा था।
जैसे दिल्ली से, तो दिल्ली से हमने देखा बहादुर शाह सेकंड थे, और अंग्रेज़ कौन था उस समय इनके साइड से लड़ने वाला, जॉन निकोलसन। ये बहादुर शाह सेकंड तो थे, लेकिन जनरल बख्त खान एक्चुअल में इनके साइड से लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी के साथ साथ नाना साहिब ने अपने आप को क्या किया, गवर्नर घोषित कर दिया बहादुर शाह सेकंड का। लखनऊ से बेगम हजरत महल रिवॉल्ट में शामिल थी और इनके खिलाफ हेनरी लॉरेंस था। कानपुर से नाना साहब थे और इनके खिलाफ कोलिन कैंपबेल था। झांसी और ग्वालियर से देखते हैं तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर से तात्या टोप थे, और इन दोनों लोगों के खिलाफ जो अंग्रेज़ था वो ह्यूज रोज लड़ाई लड़ रहा था। बरेली से खान बहादुर खान थे और अंग्रेज़ कौन था, कोलिन कैंपबेल था। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली थे और इनके खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा था, कोलोनेल ओंसेल था। बिहार से कुंवर सिंह थे जिनके खिलाफ विलियम टेलर इस लड़ाई में शामिल था। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, जो कि सभी एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग था वो गवर्नर जनरल था इस रिवॉल्ट के टाइम। ही मेड इलाहाबाद एज ए एमरजेंसी हेडक्वार्टर। उसने इलाहाबाद को क्या किया है, एमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको याद करिएगा। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली को कब्जा कर लिया। तो दिल्ली को जो रिवॉल्टर्स थे उन्होंने कब दिल्ली को कब्जा किया, 1857 12 मई को। विद्रोह का जो चिन्ह था वो कमल और रोटी था, यानी सिंबल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लोटस एंड चपाती। नाना साहिब कमांडर इन चीफ वाज तात्या टोप, यानी तात्या टोपे जो थे वो नाना साहिब का कमांडर इन चीफ थे। विच उर्दू पोएट विटनेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको किस उर्दू पोएट ने अपनी आंखों से देखा था, गालिब ने। विच प्रिंसली स्टेट गेव द ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने इंडिया के साइड ये रिवॉल्ट को लड़ा था, कुछ लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ भी थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन किया था, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था बैरकपुर से, तो कौन था, हेयर से था। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उस समय जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था वो था पाल्मरस्टन। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे, उसके फेल होने के पीछे क्या रीज़न था, तो लैक ऑफ कॉमन प्लान एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। कोई कॉमन प्लान नहीं था और कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी जो इन सारे चीज़ों को एक साथ देख रही थी। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कंस्पिरेसी। किसने बोला था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है एक कंस्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर ने ये वाक्य को बोला था। विच मॉडर्न हिस्टोरियन कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किस मॉडर्न हिस्टोरियन ने बोला था कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट है ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी भारत की आज़ादी का ये पहला लड़ाई है। तो ये वी.डी. सावरकर ने बोला था। हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये कौन थे, एस.एन. सेन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइट अबाउट द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द इंडियन लैंग्वेज। यानी कौन से हिस्टोरियंस थे जो 1857 के रिवॉल्ट को पहली बार हिंदी में लिखे थे, तो सईद अहमद खान। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला गया, न तो ये पहला ऐसा कुछ वार था, न ही ये नेशनल था और न ही ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये किसने बोला था, ये आर.सी. मजूमदार ने बोला था। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, इनका ये मानना था कि ये नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, ये एक सोल्जर्स का अपराइजिंग है, सोल्जर्स का एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, बस ये अपराइजिंग है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी है और नेशनल भी नहीं है। अगर नेशनल होता तो पूरा इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते। तो आपको बता दें कि इसमें साउथ इंडिया से पार्टिसिपेशन नहीं था। अभी हमने देखा सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तो आर.सी. मजूमदार ने बोला था कि ना तो ये पहला वार है और नहीं नेशनल वार है और नहीं वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। When did the Queen Victoria announce the transfer of Indian administration to British Crown?
तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने कब जो इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इससे रिवॉल्ट के बाद ये ट्रांसफ़र हो चुका था ब्रिटिश क्राउन को। तो कब हुआ था ये? 1 नवंबर 1858 को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें गवर्नर जनरल के पोजीशन को बदल के वाइसरॉय कर दिया जाता है और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन लेके ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम विच रीजन। तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर अब कहाँ से जाने लगे? गोरखा, सिख और पंजाब रीजन से। क्यों? क्योंकि अब तक जो थे वो अवध प्रोविंस से ज़्यादा थे और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सोल्जर्स का अवध प्रोविंस से ही था। तो अंग्रेज़ों को ट्रस्ट इशू हो गया यहाँ पे। वो सोचे कि यह फिर से एक ऐसा ही कभी ना कभी रिवॉल्ट कर देंगे, तो इसलिए ये अपना जो मेन सोल्जर्स था वो गोरखा, सिख और पंजाब रीजन से करने लगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा हो, और अगर ऐसा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।